हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने साइंस के इस सीरीज़ में अभी जो हम लोग का टॉपिक शुरू होने वाला है वो है टिश्यू, उत्तक, है ना। अभी उत्तक से रिलेटेड जितने भी वैलिड क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस वगैरह में, है ना, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको टारगेट करते हुए हम लोग ना टिश्यू को लेके, उत्तक को लेके एक कवरेज टोटल बनाए हैं। और इसको हम लोग एनसीईआरटी सार से जो है ना, अपने एनसीईआरटी सार के बुक से ही इसको कवर अप करके टोटल टोटल का टोटल ये टॉपिक बनाए हैं, ठीक है। और इसके सारे पॉइंट्स ओरिजिनल एनसीईआरटी से, ठीक है, वेरीफाइड है। और इसमें वो सारे वैलिड पॉइंट्स को हम लोगों ने जोड़ने का कोशिश किया है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग टिश्यू के अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेंगे कि टिश्यू क्या है ना। और जो टिश्यू है उसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। और जैसे इसमें एक टिश्यू होता है उपकला टिश्यू, संयोजी टिश्यू, पेशी टिश्यू, पेशु उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे अच्छे से। फिर इसमें एक टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, इसका एक मेजर पोर्शन है ना रक्त, है ना। फिर रक्त के बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना, कि रक्त क्या है, रक्त के 3 समूह जो हैं, ठीक है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट, ये क्या है, इनके क्या यूजेस हैं। फिर ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक्स हम लोग आराम से अभी इस वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको अपने पहले पॉइंट से कि टिश्यू क्या है और उपकला टिश्यू क्या है। देखिए, मानव शरीर में जो है ना, सो जो टिश्यू है हमारे, है ना, जो उत्तक है, उसका काम होता है शरीर के लेयर्स को बनाना, ठीक है। जो टिश्यू है वो बने हैं किस चीज़ से, जो टिश्यू है वो बने हैं किस चीज़ से, सेल से, ठीक है। बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जुड़ के टिश्यू का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ जुड़ के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, है ना, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। चलिए देखिए, उत्तक के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसमें उत्तक जो है सो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। जिसमें से जो सबसे बड़ा पोर्शन है हम लोग का वो है कौन? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, ठीक है। संयोजी उत्तक का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है कौन? रक्त, ठीक है। ये बात जान लीजिए। देखिए, ये बॉडी का जितना भी ऊपर का हिस्सा है ना, जितना भी ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ये सब टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक। तो शरीर के बाहरी हिस्से में, शरीर के बाहरी हिस्से में और भीतरी हिस्से में जो सबसे पहला लेयर होता है ना, उसको कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू। उसको क्या कहा जाता है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये देखिए, उपकला, उत्तक, ठीक है। शरीर के बाहरी हिस्से में और भीतरी हिस्से में और बाहरी हिस्से में, ठीक है, जो सतह की रक्षा करता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला, उत्तक, ठीक। जैसे देखिए, शरीर के बाहरी हिस्से में जो भी उत्तक होंगे, है ना, और हम लोग के गले में जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उसमें जो भी उत्तक होंगे, ठीक है। पेट में जो है इंटेस्टाइन के ऊपर बाहरी लेयर जो होते हैं उसमें जो उत्तक होंगे, लंग्स के बाहरी लेयर पे जो उत्तक या टिश्यू होते हैं वो वाले, है ना। लीवर के बाहरी लेयर पे जो उत्तक होते हैं वो, है ना। किडनी के यहाँ किडनी के बाहरी लेयर पे जो उत्तक होते हैं वो सारे उत्तक कौन से होते हैं? वो सारे उत्तक जो है एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। शरीर में सबसे अधिक उपकला उत्तक ही होता है, याद रखिएगा, सबसे अधिक उपकला उत्तक होता है, ठीक। ये पॉइंट क्लियर है। अभी देखिए, इसका फंक्शन क्या है, उपकला उत्तक का फंक्शन क्या है? सुरक्षा करना, किस चीज़ से? चोट से, संक्रमण से और रसायनों से, ठीक है, शरीर की सुरक्षा करना। दूसरा, ये श्राव करता है, किस चीज़ का एक्सक्रीशन करता है? ग्रंथियों द्वारा हार्मोन और एंजाइम का श्रावित करता है, ठीक है। इसलिए थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है ना, सो ये होता है। और ये अवशोषण करता है, जैसे कि इंटेस्टाइन पे, है ना, इंटेस्टाइन के ऊपर जो है ना, इसी इसी लेयर का होता है। तो ये इंटेस्टाइन में जब देखेंगे हम लोग तो उसमें एक विली होता है। इस विली का काम है हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना उसको अवशोषण करने का, अवशोषण करने का, उससे बने पोषक पदार्थों को अवशोषण करने का। उस पे जो उत्तक होती है वो कौन सी होती है? एपिथेलियल टिश्यू होती है। इसलिए इसका काम प्रोटेक्शन का भी है, इसका काम ग्लैंड से स्राव करने का भी है, और इसका काम एब्जॉर्प्शन का भी है, अवशोषण का भी है, ठीक है। इसके बाद का जो टिश्यू है वो है हम लोग का संयोजी उत्तक, ठीक है। संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इस टिश्यू का काम है एक अंग दूसरे अंग को सहारा जो देता है वो, ठीक है, सहारा देने का काम ये उत्तक करती है। विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम ये उत्तक करती है। जैसे कि ये उत्तक 3 प्रकार के हैं, एक तो तरल, एक ठोस और एक एडिपोज, ठीक है।
देखिए तरल ऊतक जैसे कि इसमें ब्लड आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा, है ना। ब्लड के बारे में हम लोग अभी ये टाइप पढ़ के एक ब्रीफ में इसका पढ़ेंगे। इससे आने वाले सारे क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होती है, कौन से ब्लड कहाँ से निकलती है, उसका लाइफ साइकिल क्या है ना। जैसे कि आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 दिन है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग अभी आगे चल के करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है सॉलिड, जैसे कि बोन, कार्टिलेज, है ना। ये सारे पॉइंट्स है ना इसमें आते हैं, तो सॉलिड वाले संयोजी ऊतक में। उसके बाद आता है एडिपोज। एडिपोज क्या है? जहाँ पे फैट का संग्रह होता है, फैट का स्टोरेज होता है, ठीक है। ये वाले जो हैं वो आते हैं किसमें? संयोजी ऊतक में, ठीक। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स है, जैसे ऐसे क्वेश्चन है कि इलास्टिन फाइबर किससे संबंधित है, कोलेजन फाइबर किससे संबंधित है ना, फाइब्रोब्लास्ट किससे संबंधित है। तो ये सारे कुछ जो है ना सो कनेक्टिव टिश्यू से कोरिलेटेड है। ओके, चलिए ये देखिए, इसके जो प्रमुख कार्य है मैंने बताया था ना, बाइंडिंग करना, सहारा देना, और एक इम्पॉर्टेंट है परिवहन। परिवहन कैसे? जैसे कि ब्लड, तो ब्लड का काम है ना कि शरीर में CO2 और ऑक्सीजन, ठीक है, इन दोनों का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी टिश्यू का काम होता है, ठीक है। इसके बाद आता है मसल्स टिश्यू, पेशी उत्तक, ठीक है। मसल्स टिश्यू, पेशी उत्तक। मसल्स टिश्यू में जैसे कि एक होता है स्मूथ या अनस्ट्रिप्ड, स्मूथ या अनस्ट्रिप्ड, एक होता है स्ट्रिप्ड या स्केल्टल, स्ट्रिप्ड या स्केल्टल, रेखित अरेखित, ठीक है। और एक होता है हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स। देखिए जो अरेखित मसल है ना, अरेखित उत्तक है ना, स्मूथ या अनस्ट्रिप्ड, ये अनैच्छिक होते हैं, ठीक है। जैसे जो वैसे मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जैसे कि आपके नर्व्स का चलना, ठीक है ना, आपके पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके पेट के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर का, इन सब चीज़ का काम करना, फंक्शन करना, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है ना। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है वैसे मसल्स को हम लोग कहते हैं अनस्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड या अरेखित। और वैसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि आप अपने हाथ को कह सकते हैं कि अभी हाथ को उठाना है तो आप अपने हाथ उठा सकते हैं, आप अपने पाँव को मूव कर सकते हैं, है ना। ये सब क्या है? ये अपने कंट्रोल में है। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है। तो ये सब कौन से है? ये ऐच्छिक है, वॉलंटियरी है, ठीक है ना। हाथ पैर में गति लाना, बोलना, चलना, सोना, ये सारी चीज़ें क्या है? ये है वॉलंटियरी, ऐच्छिक। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है। इसके बाद है कि हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स, केवल हृदय में, ये जो मसल है ये केवल हृदय में होते हैं, और ये कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता, ये हर हमेशा चलता था। ये रुक गया तो समझिए कि आप खत्म, समाप्त, कोई लेना देना नहीं है किसी से, ठीक है। तो कार्डियक मसल वैसे मसल्स है जो कभी रेस्ट मोशन में नहीं हो सकते, है ना। चलिए यहाँ तक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद है नर्व टिश्यू, ठीक है। नर्व टिश्यू के बारे में जैसे देखिए, नर्व टिश्यू, तंत्रिका उत्तक, ये इसको चेतना उत्तक भी कहा जाता है। इसका काम है नियंत्रण और संकेतों को भेजने का कार्य करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है। इसमें इसमें हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जो अपना एक पिछला क्लास किए थे, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से देखा था कि एक्सॉन क्या होता है, सेल बॉडी क्या होता है, डेंड्राइट क्या होता है ना। तो जो इसके घटक है ना वो है, कंपोनेंट्स जो हैं इसके वो है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, ठीक है। न्यूरॉन्स इसका मेन यूनिट है और ये इसकी सहायक सेल है, ठीक है, इसकी एग्जीक्यूटिव सेल है। इसका कार्य क्या होता है? वॉलेंटियरी और इनवॉलेंटियरी क्रियाओं को कंट्रोल करने का, वॉलेंटियरी और इनवॉलेंटियरी क्रियाओं को कंट्रोल करने का, नर्व्स के द्वारा ही, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। चलिए यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है, ठीक। इसमें जो मेन क्वेश्चंस बन सकते हैं ना वो यही कि जो न्यूरॉन है ना, वो किससे संबंधित है? तंत्रिका उत्तक से संबंधित है, या संयोजी उत्तक से संबंधित है, या उपकला उत्तक से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनने की संभावना होती है। बाकी इसका जो मेन क्वेश्चंस बनता है वो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि सेल बॉडी क्या फंक्शन है, डेंड्रॉइड क्या फंक्शन है ना, एक्सॉन के क्या फंक्शन है। इसमें एक और पॉइंट्स होते हैं सिनेप्टिक गैप्स, सिनेप्टिक गैप्स, है ना, सिनेप्टिक गैप्स क्या है, उसके क्या फंक्शन है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखिए अब जो मेन फंक्शन है वो हम लोग का शुरू हो जाता है, ह्यूमन ब्लड, ठीक है, मानव रक्त। ह्यूमन ब्लड जो है इसका
उद्गम स्थल, मतलब ये जहाँ पे बनता है वो है बोन मैरो। कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में। ये हड्डी को काटने के बाद जो बीच का जगह होता है ना, ये खाली वाली जगह, इसको कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में ये बनता है, ठीक है। ये एक तरल संयोजी ऊतक है। हम लोगों ने अभी देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के लिक्विड्स के जो तरल संयोजी ऊतक है उसमें उसका ये भाग है क्या? तो रक्त, ठीक है। एक मानव के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर, ठीक है, ब्लड होता है, और महिला में पुरुष की तुलना में 1/2, ठीक है, आधा लीटर कम खून होता है। क्लियर? ठीक है। पूरे शरीर के भार का लगभग 7% भाग इसका होता है, किसका? ब्लड का। और इसका पीएच मान, जो इसका पीएच वैल्यू है वो होता है 7.4। 7.4 7 से ऊपर का जो स्केल होता है ये क्षारीय कहलाता है, और 7 से नीचे का जो स्केल होता है ये अम्लीय कहलाता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और खून के अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक। ये 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, और ये सारे ही के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना वाले, है ना। चलिए, रक्त के घटक, कंपोनेंट ऑफ ब्लड कौन कौन से हैं? ठीक है, देखिए, ब्लड में ना 55 से 60% तक तो प्लाज्मा ही होता है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है ना, रक्त का एक अजीवित तरल भाग है, ठीक है, अजीवित तरल भाग है, जो 90% जल का बना होता है। इसमें 7% प्रोटीन होते हैं, 0.9% लवण, और 0.1% ग्लूकोज होते हैं, या अन्य कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेशली जल और प्रोटीन का, ठीक है। ये इसलिए याद रखना पड़ेगा कि ये मल्टीपल टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है पचे हुए भोजन का और हार्मोन का संवहन करना। क्या करना? संवहन करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। इसके बाद एक तो इसका कंपोनेंट हो गया प्लाज्मा, दूसरा कंपोनेंट इसका हो जाएगा ब्लड क्रप्सल्स, ठीक है। ब्लड क्रप्सल्स अपने आप में 3 भाग में बटा हुआ है। एक इसका है आरबीसी, रेड ब्लड क्रप्सल्स, व्हाइट ब्लड क्रप्सल्स, और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट 3 भागों में है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कण, ठीक है। लाल रक्त कण के बारे में क्या है कि लाल रक्त कण जो है ना, सो केंद्रक रहित होता है, केंद्रक रहित होता है, यानी कि स्तनधारियों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद है, ऊंट या लामा, ठीक है। इसका एक अपवाद है, ऊंट या लामा, ठीक है। इसका जो जीवन काल है 120 दिन का होता है, मतलब ऊंट और लामा के आरबीसी में जो है वो केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसका जो जीवन काल है वो है 120 दिन का, और इसका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। ये सारे ही पॉइंट्स आप लोग कोई भी एग्जाम देंगे ना, कोई भी एग्जाम देंगे तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको याद करके जाने ही पड़ेंगे। ये सारे वैसे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में हिट करेगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, स्प्लीन, है ना, ऐसे पॉइंट्स बनेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि आरबीसी जाके कहाँ पे समाप्त होती है? 120 दिन बाद। 120 दिन के बाद लगभग आरबीसी जो है वो स्प्लीन में जाके मर जाती है। इसके बाद है कार्य। इसका काम है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करना। हम लोग शुरू में भी देखे थे कि कनेक्टिव टिश्यू जो है सो ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करती है। तो क्या ट्रांसपोर्ट करती है? तो ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को और CO2 को, ठीक है। इसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों का बना है, हिम और ग्लोबिन का। हिम आयरन है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। इसी हिम के लाल होने की वजह से, ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड क्रिस्टल्स का रंग लाल होता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण लाल क्यों होते हैं? हिम के प्रेजेंस के कारण, ठीक। चलिए, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो क्लियर है, ओके। इसके बाद डब्ल्यूबीसी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे
व्हाइट ब्लड करपल्स में केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं प्रेजेंट, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। क्या है अपवाद बच्चों? इसका अपवाद है ऊंट और लामा। ठीक है, ऊंट और लामा मैं कैसे बच्चों की तरफ बोल रहा हूँ, ऊंट और लामा। ठीक है, ऊंट और लामा के WBC में केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं, और इसका आकार जो है वो अमीबा के समान अनियमित होता है। अनियमित मतलब कुछ भी हो सकते हैं इसके शेप्स। ये जो मैंने बनाया हुआ है AI जनरेटेड, ये जरूरी नहीं है कि यही शेप हो, कोई भी शेप ये हो सकता है WBC। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल है 2 से 4 दिन का, और इसका मुख्य काम जो है वो है शरीर को संक्रमण से रक्षा करना, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अगर आपके बॉडी में WBC पर्याप्त है तो आप जल्दी सर्दी बुखार नहीं होगी, खांसी नहीं होगी। और अगर आपको लगातार हर मौसम बदलने में सर्दी हो रही, खांसी हो रही, तो आपके शरीर में WBC की मात्रा कम है, आपका शरीर संक्रमण को रोक नहीं पा रहा है। आप अपने शरीर में WBC की मात्रा को बढ़ाएं। ठीक है, चलिए। और इसके प्रकार न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है ना, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब इसके टाइप है। हालांकि ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ध्यान रखें। चलें, ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट के बारे में हम लोग अब यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। ब्लड प्लेटलेट जो है इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। ये भी केंद्रक रहित होता है, और इसका भी डेथ स्प्लीन में हो जाता है। अच्छा, WBC में ये चीज़ देखी हमने क्या? नहीं ना, WBC का जो डेथ है ना वो RBC में ही हो जाता है, ये RBC में ही मर जाता है। ठीक है, RBC में ही मर जाता है। ठीक, और ये केंद्रक रहित होता है, और इसका भी डेथ जो है वो कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट का यूज़ जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में होता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग है जब हम लोगों के हाथ पाँव में कहीं पे कट लग जाए। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, कहाँ बनाओ, यहाँ बना देता हूँ, ये आपका हाथ है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपने किसी के आस्की के चक्कर में ब्लेड लगा दिया। अब ये आपका खून रुक ही नहीं रहा, आपको अफसोस हो रहा है कि क्यों लगा दिया, है ना। तो मुद्दा ये नहीं है कि आपने लगा दिया और किसके चक्कर में लगा दिया, मुद्दा ये है कि आपके शरीर में ब्लड प्लेटलेट की कमी है। ब्लड प्लेटलेट क्या करता है, अंदर से जहाँ पे भी कटा रहता है, मान लीजिए यहाँ आपका हाथ कटा है तो, और ये आपके हाथ का अंदर का हिस्सा है, तो अंदर से आएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा, है ना, जमा हो जाएगा और एक थक्का बना देगा, ताकि खून अपने रास्ते फ्लो होता रहे, नहीं तो सब खून यहाँ से पास हो जाता है। क्लियर पॉइंट? क्लियर है। इसलिए ब्लड प्लेटलेट शरीर में हो तभी किसी की याद में ब्लेड चलाएं, वरना ना चलाएं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, और 2-3 और चीज़ें हैं जो ब्लड खून के थक्का या खून जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जो प्रोटीन खून जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो, उसका नाम है फाइब्रिनोजोन, और जो विटामिन खून जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है विटामिन के। ठीक है, और कैल्शियम भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है पॉइंट्स, तो ये हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग वाला पॉइंट खत्म हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ब्लड ग्रुप, ठीक है, ABO सिस्टम इसको कहा जाता है। देखिए 3 तरीके का ब्लड ग्रुप तो वास्तविक जो ब्लड ग्रुप है वो 2 है, A और B। ठीक है, A और B, जिसमें दोनों में से कोई ब्लड ग्रुप ना हो उसको O कह दिया जाता है, और जिसमें दोनों ही ब्लड ग्रुप हो उसको AB कह दिया जाता है। तो ब्लड ग्रुप तो वास्तव में A और B ही है, जिसमें दोनों होता है वो उसको AB कहते हैं, और जिसमें कोई नहीं होता है उसको O कहते हैं। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जिसके क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। जैसे इसकी खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में, याद रखेंगे ये क्वेश्चन है। इसको नोबेल प्राइज इसके लिए मिला था 1930 में। ठीक है, अच्छा RBC का जो वर्गीकरण है, ठीक है, उन्होंने किया था, उसी के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को जो है सो ये नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन ये जो वर्गीकरण किया था वो एंटीजन के आधार पे किया था। तो यही एंटीजन है A, B, 2 एंटीजन है। जिसमें A होता है वो A ब्लड ग्रुप, जिसमें नहीं होता, जिसमें B होता है वो B ब्लड ग्रुप है, जिसमें दोनों होते हैं वो AB, और जिसमें कोई नहीं होता है वो O। आइए, सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन से हैं? B।
बी में भी कौन, पॉजिटिव। और पॉजिटिव और निगेटिव का क्या रोल है ये हम लोग अभी इसी क्लास में आगे देखेंगे। देखिए ए एंटीजन जिसमें होता है, ठीक है, उसमें एंटीबॉडी बी होती है, हमेशा याद रखिए। जिसमें बी एंटीजन होता है उसमें एंटीबॉडी हमेशा ए होता है, ठीक है। जिसमें ए बी दोनों ही एंटीजन हो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और जिसमें कोई भी एंटीजन ना हो यानी कि ग्रुप ओ, जिसमें कोई भी एंटीजन ना हो वो कोई एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। अब इस एंटीबॉडी का क्या रोल है ये हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे आगे। चलिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त आदान के नियम, ठीक है। देखिए एक होता है ना सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, एक होता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप ओ है, ओ वो तो अपना ग्रुप, वो अपना ब्लड सबको दे सकता है। वहीं पे जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सबसे रिसीव कर सकता है, कोई भी उसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। लेकिन जो ओ है वो ओ के अलावा और किसी का नहीं ले सकता, ठीक है। और जो ए बी है वो अपने अलावा और किसी को नहीं दे सकता। अभी ऐसा क्यों है ये देखिए। मान लीजिए आपका एक ब्लड ग्रुप है ए, एक आपके दोस्त का ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। एक तीसरे आदमी का, एक आपकी गर्लफ्रेंड मान लेते हैं, इसका ब्लड ग्रुप है ओ। अब आपको चोट लगी है तो आप अपने दोस्त से ब्लड नहीं ले सकते हैं, लेकिन इससे अपनी गर्लफ्रेंड से ले सकते हैं। ये मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसलिए ले सकते हैं, मतलब ब्लड आप इसलिए ले सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, क्यों? क्योंकि इसके ब्लड में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसका तो आपको चढ़ जाएगा, लेकिन बी वाले का चढ़ गया तो आप जो है सो मारे जा सकते हैं। क्यों मारे जा सकते हैं? कि गलत रक्त चढ़ जाने से, ठीक है, एग्लूटिनेशन नामक बीमारी होती है जिससे आपकी मौत हो सकती है तुरंत के तुरंत, ठीक है। ये कारण है कि हम लोग दूसरे ब्लड ग्रुप का नहीं लेते हैं, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। तो ब्लड ग्रुप किससे लेना है? ब्लड किससे लेना है? दोस्त से नहीं, गर्लफ्रेंड से, अगर उसका ओ है तो। क्लियर है पॉइंट? आपका भी ये होना जरूरी है, हालांकि ये ना कि कोई भी है गर्लफ्रेंड वाला ले लिए हैं खून। चलिए अब देखते हैं आरएच फैक्टर के रोल। आरएच तत्व क्या है? देखिए लैंडस्टीनर ने, ठीक है, और वीनर ने 1940 में, ठीक, रीसस बंदर पे रिसर्च करके आरएच फैक्टर, ठीक है, की खोज की। इसका नाम आरएच इसीलिए है क्योंकि ये रीसस, आरएच इसका स्टार्टिंग टर्म है, इसीलिए आरएच फैक्टर इसको कहा जाता है, ठीक है। रीसस बंदर में जो है ना, सो आरएच पॉजिटिव का मतलब है एंटीजन उपस्थित है और आरएच निगेटिव का मतलब है एंटीजन अनुपस्थित है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एंटीजन है उस पर है या नहीं है। अगर है तो पॉजिटिव हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप, और नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है। यदि आरएच निगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव रक्त दिया जाए तो दूसरी बार में गंभीर हेमोलाइसिस, यानी हेमोलाइसिस उस बीमारी को कहते हैं जिसमें आरबीसी अपने आप में टूट जाते हैं, यानी कि वो फ्लो में नहीं रहते, ब्रेक डाउन हो जाते हैं शरीर के अंदर, जैसे दूध फट जाता है ना वैसे फट जाता है वो, ठीक है। आरबीसी का टूटना हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका पॉइंट हो गया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अभी आप देखेंगे, और ये सारे ही जितने भी पॉइंट्स अभी आप लोगों ने पढ़े हैं, गर्लफ्रेंड को खून देने वाला छोड़ के, मतलब वो भी बात सही है लेकिन आपका ब्लड ग्रुप उस हिसाब से होना चाहिए, बाकी सारे पॉइंट्स एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो तरल संयोजी उत्तक ब्लड के बारे में कुछ फैक्ट्स है जिसका पीएच हम लोगों ने देख लिया। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल हम लोगों ने देख लिया है 120। सर्वदाता हम लोगों ने देख लिया है, यूनिवर्सल डोनर ओ। यूनिवर्सल रेसिपिएंट देख लिया हम लोगों ने, ए बी। ब्लड का जमना क्या है? फाइब्रिनोजोन, विटामिन के, कैल्शियम, ठीक है। और ये पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया है, लेकिन लिख दिया है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। तो ये थे हम लोग के आज के कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों का टिश्यू के ऊपर, उत्तक के ऊपर था। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा क्लास करके। हाँ,
ठीक है। और अगर आप लोग को मज़ा नहीं आया होगा तो भी मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग का जो बुक है NCERT सार का, ठीक है, उसमें भी दिया हुआ है। आप अगर चाहें इसका एक तो मैं ये PDF आप लोग को शेयर कर दूंगा हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे, और इसकी बुक हम लोग की मार्केट में अवेलेबल है, आप जहाँ से भी चाहे खरीद सकते हैं, या ज्ञान वर्ल्ड हम लोग का अपना वेबसाइट है, वहाँ से ज्ञानवर्ल्ड.com पे भी आप आके हमारी इस बुक को NCERT सार थ्रू मैप को खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।